मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड के आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले अपनी 2 क्लासेस में हम लोगों ने मूल अधिकारों का अर्थ और भारतीय संविधान में उससे पूर्व किस तरह से इसके बारे में डिस्कस किया गया और किस तरह से इसको रखा गया, इसके बारे में हमने बात की थी और साथ ही साथ हमने समानता के अधिकार को पढ़ा था। इसके बाद हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण से मुक्ति के अधिकार को, या जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और इसे भारतीय नागरिकों की अनिवार्य स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें नागरिकों को, क्योंकि भारत को एक पंथ निरपेक्ष माना गया है, जैसा कि हमारे संविधान में तो ये धारा बाद में जोड़ी गई, ये शब्द बाद में जोड़ा गया, लेकिन उससे पहले ही जो भारतीय संविधान का स्वरूप है वो पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष रखा गया था। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में इस बात को पूरी तरह से बताया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो ये अधिकार है, इसमें बहुत ही व्यापक शब्दों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। इसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहली है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 के अनुसार। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को, यानी सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और कोई भी धर्म अंगीकृत करने, उसका अनुसरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। इसी के तहत सिख जो जाति है, सिख जो धर्म के लोग हैं, उन्हें कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हम किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 25 में ये व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिर और अन्य स्थान जिसमें आते हैं, उनमें सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को उसमें प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अगला आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म के जो मानने वाले हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला है धार्मिक संस्थाओं और दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना करना और उनके पोषण का अधिकार, यानी कोई भी अपने दान से धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है। दूसरा है धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। तीसरा है चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। चौथा है उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति धार्मिक कार्यों में लगी हुई है उसका संचालन कर सकता है। जो अनुच्छेद 26 है, ये अनुच्छेद 25 का एक उप सिद्धांत माना जाता है। अगला आता है अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। इसी के साथ साथ राजकीय जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा का निषेध किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्ष रखा गया है। अनुच्छेद 28 कहता है राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता, यानी जबरदस्ती किसी को किसी विशेष धर्म में दीक्षित नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है, इस पर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। ये प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में राज्य द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से आर्थिक, राजनीतिक या अन्य प्रकार के सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखते हुए भी राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सामाजिक सुधार करना हो तो उस स्थिति में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो उचित प्रतिबंध इस पर भी लगाए जा सकते हैं। अगले अधिकार पर हम आते हैं, यह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह आता है अनुच्छेद 29 और 30 में। इस अनुच्छेद में जो बातें हैं उसमें आती है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा। यह आता है अनुच्छेद 29 के तहत। जैसा कि अनुच्छेद 29 कहता है, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। साथ में ये भी संविधान में कहा गया है कि किसी राजकीय या राज्य से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्था है तो उसमें प्रवेश के संबंध में जाति, धर्म, भाषा या मूल वंश में से किसी एक के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगली बात जो इसमें आती है वो है अनुच्छेद 30 के अनुसार। इसके अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी संस्कृति के रूप में जो छोटा सा कोई ग्रुप है, देश में समूह है, उसको अपना खुद का शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है और उसका प्रशासन चलाने का भी उसको अधिकार है। और राज्य जो है इस तरह की संस्थाओं को अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का कार्य किया और उसमें ये स्पष्ट भी कर दिया गया कि इससे अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है और शिक्षा का अधिकार भी उसको इस आधार पर प्राप्त होता है। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 पर। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये अधिकार अन्य जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं उनको लागू कराने का एक तरह से प्रावधान है। और इस प्रावधान में न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 लेख जारी किए जाते हैं जिसके माध्यम से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जिसे हैबिस कार्पस भी कहा जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण लेख माना जाता है। इस लेख में जो व्यक्ति पीड़ित है वो ये प्रार्थना करता है और यदि उसे लगता है कि उसे गलत तरीके से, अवैध तरीके से उसे बंदी बनाया गया है तो ऐसे में उसकी याचिका पर न्यायालय ये आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। तो इस तरह से एक तरह से न्यायालय में उपस्थिति उसकी होनी चाहिए। निश्चित समय के अंतर्गत गैर कानूनी रूप से किसी को भी बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें ये दिया गया है प्रावधान स्पष्ट तौर पर कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये गैर कानूनी तरीके से किसी भी भारतीय नागरिक को बंदी नहीं बनाया जा सकता। दूसरा आता है परमादेश लेख। परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है।
यानी कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी जब सार्वजनिक रूप से उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा नहीं किया गया, तो उस समय उसे कर्तव्य पालन के लिए आदेश जारी करने के लिए ये परमादेश लेख है। तीसरा आता है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख या आज्ञा पत्र जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायाधीशों या न्यायालयों और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है। इसमें यह आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ कार्यवाही वो उस मामले पर न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसका अर्थ है कि प्रतिषेध लेख किसी न्यायालय को या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले को देखने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। चौथा जो लेख है वो है उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख जो है ये किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग ना करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जो न्याय की प्राकृतिक स्थिति है या प्राकृतिक सिद्धांत है उसको समाप्त ना करे, उसको भंग ना करे। इस आज्ञा पत्र या इस लेख के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों से किसी विवाद के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकता है। अब आते हैं अधिकार प्रच्छालेख पर। अधिकार प्रच्छालेख उस स्थिति में जारी होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अधिकार प्रच्छालेख जारी कर उस व्यक्ति से ये पूछता है कि वो किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता वह कार्य नहीं कर सकता। तो यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय से उससे पूछा जाता है, और जब तक उसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये लेख हैं जो एक तरह से व्यक्ति को अधिकारों को दिलवाने का कार्य करते हैं, और न्यायालय की शरण में जाकर के व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को इनके माध्यम से वापस ले सकता है। लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थिति अगर है, जब राष्ट्रपति ने संकट काल की घोषणा की है, तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर प्रार्थना नहीं कर सकता। इस बात का प्रावधान संविधान में संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था के रूप में कहा गया है। लेकिन संकट काल में भी अनुच्छेद 21 के द्वारा जो जीवन और शारीरिक स्वाधीनता का अधिकार दिया गया है उसको ना तो सीमित किया जा सकता है ना उसे समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा को 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, जो दिसंबर 2002 में हुआ था, मूल अधिकार के रूप में यानी अनुच्छेद 21 में 21A के रूप में जोड़ा गया था, जिसमें राज्य ने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया था। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार 2005 जोड़ा गया, जिसके माध्यम से अब आते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की विशेषताओं पर। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जो संविधान थे उनसे हमने इसमें एक तरह से हम कहें कि प्रेरणा ली और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय संविधान में इसका स्वरूप बदला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है, सबसे पहली बात, सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। ये बहुत विस्तार से इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के 3रे भाग में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक कुल मिलाकर के 23 अनुच्छेद इसमें लिए गए हैं, और इनमें से कुछ अनुच्छेद जो हैं वो तो बहुत लंबे हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार से लिए गए हैं। जैसे संविधान का 19वां अनुच्छेद जो है, जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें, वो मूल रूप से ही बहुत बड़ा था, जिसमें 450 शब्द थे, और उसके बाद जब संशोधन हुए तो इसके आकार में और ज़्यादा वृद्धि हो गई।
इसका कारण ये है कि भारतीय संविधान में जहाँ मूल अधिकारों की व्यवस्थाएं दी गई हैं, वहीं उन पर किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जाएगा ताकि देश की सुरक्षा, सौहार्द और सभी लोगों के मध्य सामंजस्य बना रहे, क्योंकि भारत एक विविधता वाला राष्ट्र है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके, इसके लिए इसमें युक्त बंधनों का प्रावधान भी है और उनका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसलिए भी भारतीय संविधान में ये बहुत विस्तार से वर्णित है और शायद विश्व में सबसे विस्तार से दिए गए मौलिक अधिकार है। दूसरी जो विशेषता है इसकी वो है मौलिक अधिकारों में व्यावहारिकता। मूल अधिकार जो हैं ये केवल सैद्धांतिक आधार पर नहीं दिए गए हैं, बल्कि समाज की क्या स्थिति है इसके आधार पर इसमें व्यावहारिकता का समावेश किया गया है। जैसे समानता का अधिकार जब लिया गया तो उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि पिछड़े और दलित वर्गों के विकास के लिए भी संविधान में प्रावधान होने चाहिए कि अगर हम सबको समान मान लेंगे तो कुछ ऐसे लोग जो वंचित हैं, दलित की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा पहले से ही विकसित हैं और कुछ नहीं है। तो उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान या व्यवस्थाएं की गई। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार में भी अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। धार्मिक स्वतंत्रता में भी इसी तरह से प्रावधान किए गए, यानी भारतीय समाज में की व्यावहारिकता को देखते हुए मूल अधिकार में प्रावधानों को दिया गया है। अगली जो विशेषता है वो है मूल अधिकार निरंकुश नहीं है बल्कि सीमित है। हालांकि मूल अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और मूल अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में न्यायिक व्यवस्थाएं भी दी गई हैं ताकि कोई इनका उल्लंघन ना कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें सीमित किया गया है, इन पे बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसा कि हम अमेरिकी संविधान के बारे में देखते हैं कि वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन भारत में ऐसा किया गया है और बहुत सारे प्रतिबंध हैं उसमें जिनको हम लोगों ने विशेष मौलिक अधिकार जब पढ़े थे, प्रत्येक मौलिक अधिकार के संदर्भ में उन प्रतिबंधों का उल्लेख भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह से एक और विशेषता है कि ये जो मौलिक अधिकार है ये असीमित या अनगिनती के नहीं है और ना ही ये प्राकृतिक हैं, बल्कि निश्चित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये वो अधिकार हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्णतया अनिवार्य है और ऐसा करके एक तरह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है इसमें जो विशेषता के तौर पर हमारे सामने आती है वो है मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं ये, केवल लिखित व्यवस्थाएं नहीं है या केवल संविधान में कागज मात्र पर लिख दिए गए प्रावधान नहीं। और इसके साथ साथ संविधान न्यायालयों को ये आज्ञा देता है कि वो देखे कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न हो। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के शरण में जा सकता है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सभी कानून और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकती है। न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि यदि कोई ऐसा कानून बन जाता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो तो उसे समाप्त कर सकती है। तो इस तरह से संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसा हमने देखा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसके तहत कुछ लेख सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं जिससे मौलिक अधिकारों का हनन न हो। अब आते हैं हम मूल अधिकारों के मूल्यांकन पर। बहुत से विद्वानों का कहना है कि मूल अधिकार जहाँ एक हाथ से दे रहे हैं वहीं दूसरे हाथ से इन्हें वापस ले लिया गया है। इसी आधार पर कुछ लोग इसमें इसकी कमियों को इंगित करते हैं। सबसे पहली कमी इसकी बताते हैं कि कुछ प्रमुख अधिकारों का इसमें अभाव है। कुछ प्रमुख जो अधिकार हैं उसमें कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए कुछ अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए था। जैसे काम का अधिकार है, राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है। तो इस प्रकार के अधिकार इसमें नहीं दिए गए, लेकिन कुछ अधिकारों को अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जोड़ा गया है।
दूसरी जो इसकी कमी या त्रुटि बताई जाती है वो है अत्यधिक अपवाद और प्रतिबंध का लगाया जाना। कुछ लोग कहते हैं कि यदि हम इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा देते हैं तो मौलिक अधिकार किस तरह से मिलेंगे ये पता करना मुश्किल हो जाता है। संविधान सभा में सरदार हुकुम सिंह जी ने कहा था, यदि हम इन स्वतंत्रताओं को व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ देते हैं, जो कि एक राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, तो इन स्वतंत्रताओं के अस्तित्व में संदेह हो जाएगा। और जैसा अभी हमने बात की कि संविधान में कुछ आलोचक कहते हैं कि एक हाथ से मूल अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ प्रतिबंधों के माध्यम से इसको ले लिया गया है। तीसरी जो कमी बताई जाती है वो है संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का जो विवेकाधिकार है उसके माध्यम से मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये भी आलोचना का विषय रहा है। हरि विष्णु कामत ने संविधान सभा में ही इसका विरोध करते हुए कहा था कि इस व्यवस्था के द्वारा हम तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत से विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान सभा में ये जो कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे या कुछ स्थगन रखने की व्यवस्थाएं की गई थी, इनके बारे में कहा था कि ये व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। यही व्यवस्था संविधान का जीवन होगी। इससे प्रजातंत्र की हत्या नहीं होगी, बल्कि इससे संविधान की रक्षा होगी। तो मूल अधिकारों की जो स्थगन की व्यवस्थाएं हैं वो राष्ट्रीय हित में है, आम नागरिक के हित में है, इसलिए इनका लगाया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में मानवीय स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं नागरिकों के द्वारा न्यायालयों में सजगता का परिचय दिया गया और नागरिक अपनी स्थिति के अनुसार वहाँ गए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने भारतीय नागरिकों को ये एहसास कराया कि हम एक स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं और हम अपने विकास के लिए संविधान की शरण में जा सकते हैं। संविधान हमारे विकास के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं, समानताएं देता है और हमारे हित से जुड़े हुए वो अधिकार देता है जिनसे हम अपना विकास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है हमारा, ये न केवल हमारे संविधान हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बल्कि ये हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद उपयोगी है। धन्यवाद।